हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हम पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का फर्स्ट पार्ट कवर किया था। अब उस मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो मैट्रिक्स में हमने देखा था कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, उसका ऑर्डर क्या होता है वो पढ़ लिया था। अब जो मैट्रिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स दिया हुआ तो उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं, या फिर अब अगर किया जा सकता है तो उनको कैसे करेंगे, उसको देखते हैं हम आज। तो क्या है, मैट्रिक्स का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। तो यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसका इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। मतलब इसमें दो रो हैं और दो कॉलम है, तो 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। एक दूसरा मैट्रिक्स बी हमने लिया है जिसका ऑर्डर जो है 2x3 है, यानी दो रो है और तीन कॉलम है। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेबल है या नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ए बी मुझे करना है तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तब जाकर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। तो पहला ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2, और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है? 2। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये ए बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इस कंडीशन में पॉसिबल है। तो अब हमें ए बी, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो बी का 2 है, तो ए बी पॉसिबल है। ठीक है। तो अब देखिए, जो ऑर्डर जो हमें मिलेगा, ये मतलब ये तो हमने पता कर लिया कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे वाले नंबर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल आ गया। अब जो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमें तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा। तो उस तीसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो पता कर लेते हैं। तो उस तीसरे मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर जो होगा उसका क्या होगा? 2/3, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा? 2/3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको याद करने का मैंने तरीका बताया है कि ये 2 और 2 इक्वल है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसको आप ऐसे सर्कल में करके इसको घेर लीजिए। तो बचा क्या? 2 और 3। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2/3। तो वही मैंने लिखा है, देखिए, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? नंबर ऑफ रो फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना था? 2। और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स कितना है? 3। तो ऑर्डर हमें क्या मिला? 2/3। ये एक तरीके से ये समझ सकते हो। दूसरा कैसे समझ सकते हो? ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों को सर्कल कर लो, तो बचा क्या? 2 और 3। तो यही उसका ऑर्डर होगा। अब जो इसमें समझना है कि ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखना, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा, मतलब बहुत सिंपल वे में कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, ये रो है, इस पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस ऐड करना है हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो क्या लिखूंगा? 6 इंटू टू प्लस 9 इंटू 7। ठीक है। तो ये हो गया पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट। अब हमें निकालना पहले रो, अब दूसरा का निकालना है, पहले रो का दूसरे रो का पहला कॉलम का। तो अब इसको दूसरे रो का पहला कॉलम का, तो दूसरे रो का एलिमेंट को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या हो जाए? 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू 7। ठीक है। अब ये कौन सा एलिमेंट है? दूसरा, पहला रो का दूसरा कॉलम। तो पहला रो यहाँ ले लो और दूसरा कॉलम ये ले लो। दूसरा कॉलम ये है 6 और 9 वाला,
तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। अब ये वाला एलिमेंट को मैंने क्या क्या पढ़ेंगे, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है हमें पता करना। तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट पता करने के लिए सेकेंड रो ले लिया और सेकेंड कॉलम कौन सा है 6 और 9 वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। ठीक है, अब हम ये वाला एलिमेंट पता करना है। तो ये एलिमेंट को का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के लिए हमें फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ठीक है, अब ये वाला कॉलम का एलिमेंट का पोजीशन क्या है, इस वाले एलिमेंट का सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। समझ में आया। तो ये सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या। अगर वो पता चल गया तो उसके बाद आसान हो जाएगा। तो हमने ये पता कर लिया था 2/3 का, यानी 2 रो होंगे और 3 कॉलम होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। सोल्व करेंगे तो देखो 6 2 जा 12 और 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा 63। तो 63 प्लस 12 कितना हो गया 75। 9 9 जा 81 प्लस 12 तो 117। ये 6 इंटू 0 0 हो गया, 9 8 जा 72, 2 2 जा 4 और 21 25 हो गया, 12 और 27 39 हो गया। तो ये देखिए हमें एक 2/3 का मैट्रिक्स मिल गया। वही मैंने निकाला था कि जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स रहेगा वो क्या, उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/3। तो देखिए 2/3 का मैट्रिक्स मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, आपस में मल्टीप्लिकेबल होने चाहिए। मल्टीप्लिकेबल होने का मतलब कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने ए बी निकाला था, हमने क्या अभी निकाला था ए बी, अब हम लोग निकालेंगे बी ए। बी ए कहने का मतलब है कि पहले हम लोग बी को लेंगे उसके बाद ए को लेंगे। तो बी को ले लिया, बी का ऑर्डर कितना है 2/3, ए का ऑर्डर कितना है 2/2। तो अब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसका लिए मैंने कंडीशन क्या बताया था कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखो बी का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है और ए का नंबर ऑफ रो कितना है 2 है। तो 3 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी ए पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो एक ही मैट्रिक्स अभी क्या था, ए और बी लिए थे तब पॉसिबल था और उसका एक मैट्रिक्स मिल गया। लेकिन जब हम लोग बी और इंटू ए किया तो ये मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि एडिशन फॉलो कर रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो रहता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये प्रूफ हो गया। तो अब आपसे एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, तो क्या बोलना है, नहीं करता। समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का देखना पड़ेगा कि पहले दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक मैट्रिक्स हमने लिया है ए और दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने बी। ठीक है, अब ए का ऑर्डर क्या दिया है, 3 रो है इसमें, 1 2 और ये 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 3 रो के लिए इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, रो इंटू कॉलम। तो रो कितना है 3, ऑर्डर कितना है 2, तो 3/2 लिख लिया। अब बी लिया, बी का रो कितना है 2 है, देखो दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है तो 2, कॉलम कितना है 3 तो 2/3। अब दो मैट्रिक्स ए बी निकालना, मतलब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसका पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देखो ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 और बी का नंबर ऑफ रो कितना है 2, यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी पॉसिबल है।
है कि नहीं। तो ये ए बी पॉसिबल है। अब देखो ए बी अगर पॉसिबल है तो ए बी अगर पॉसिबल है तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन अभी बताया था, तो अब हमें जो अब दूसरी चीज़ ये समझना है कि जब ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा। तो देखो इनको छोड़ के क्या मिल रहा है, ऑर्डर 3/3 का मिल रहा है, यानी ए बी जो रहेगा वो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो हमें 3 रो और 3 कॉलम 6 एलिमेंट, टोटल 9 एलिमेंट मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इस एलिमेंट को पहले निकालना, मतलब A11 निकालना। A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के लिए हमें पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 2 लिख दिया। अब ये इस एलिमेंट को पढ़ो, इस एलिमेंट का पोजीशन को पढ़ो तुम लोग समझने के लिए। तो इस एलिमेंट के पोजीशन को क्या पढ़ेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के लिए हमें इसका सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड रो 1 4 है और फर्स्ट कॉलम 2 और 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। समझ में आया। ऐसे इसका पोजीशन पढ़िए, इसका पोजीशन क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के लिए हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, थर्ड रो लेना पड़ेगा और फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थर्ड रो क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ये ले लिया। इसी प्रकार इस एलिमेंट को पढ़ो। तो ये पहले रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो पहले रो का पहला रो ये है 2 और 3 और सेकेंड कॉलम 1 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। इसी प्रकार इसका पढ़ेंगे तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो इसके लिए सेकेंड रो हमने 1 4 ले लिया और सेकेंड कॉलम 1 1 ले लिया। तो 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। इसका पोजीशन पढ़ो। ये थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो थर्ड रो हमने ये ले लिया और सेकेंड कॉलम ये ले लिया। तो 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1। अब इसको पढ़ो, ये कौन सा पोजीशन का एलिमेंट है, तो ये है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। देखो फर्स्ट रो पहले रो में लाई कर रहा है और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के लिए ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 3, तो ये हमने लिख लिया। फिर ये इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम 3 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। इसी प्रकार अगर ये वाला इसका पोजीशन देखेंगे तो क्या होगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स मिल गया। तो देखो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का पोजीशन को आइडेंटिफाई करना कि उस पोजीशन का एलिमेंट क्या है, उस एलिमेंट का पोजीशन क्या है। अगर उस एलिमेंट का पोजीशन पता चल गया तो उसके रो को और उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसलिए जब मैंने पहला लेक्चर मैट्रिक्स का बनाया था तो उसमें मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक एलिमेंट के पोजीशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करके समझाया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना मैट्रिक्स का। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में बताया है कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो में थोड़ा इस एलिमेंट को, पोजीशन को समझने में दिक्कत हो रहा है तो पिछला लेक्चर फॉलो करना। उसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी, तो आप अपना क्वालिटी साइज 360 या 480 पिक्सल करके जूम करके देखना, तो आपको अच्छा वीडियो क्लियर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आप एकदम सीरियल वाइज चलना। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा है मैट्रिक्स का तो उसे देखना, नोट्स बना लो। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका जो PDF भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपना नोट्स प्रॉपर बनाते चलना। और नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन लगाना, जो भी बुक से लगाना हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, जिस बुक से प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन हो, तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बनते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, उसको डिक्टेट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको प्लीज़ आप देखो, तब ताकि आपको पूरा सीरियल वाइज मैट्रिक्स चैप्टर समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि AB मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करके हमने निकाला। अब हम लोग एक और मैट्रिक्स लेते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जिसको देख के स्टूडेंट जनरली डर जाते हैं। लेकिन क्या है कि अगर मेरा
पढ़ाया हुआ आपको समझ में एक बार आ गया तो आप कभी भी कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप डरोगे नहीं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है 1 2 3, अब इसे देख के लोग डर जाते हैं कि ये मैट्रिक्स तो आज तक देखा ही नहीं। तो अब देखो मैंने सिंपल बताया कि हॉरिजेंटल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट देखो। तो देखो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट 1 2 और 1 3 यानी कि 3 रो है। अब वर्टिकल अरेंजमेंट सिर्फ 1 है तो हमने 1 लिख दिया। तो ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम, तो रो 3 है और ऑर्डर कॉलम 1 है तो 3/1 का मैट्रिक्स लिख लिया। अब बी है, बी क्या है 1 2 3। अब देखो एग्जाम में आपको ये दिया नहीं रहेगा 3/1, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसे 1 2 3 है तो इसमें देखिए हॉरिजेंटल अरेंजमेंट एक ही है तो मैंने एक रो लिख दिया, और वर्टिकल अरेंजमेंट 3 है तो इसका 3 कॉलम लिख दिया। अब देखना है कि ए बी हमें निकालना, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखो पहला का नंबर ऑफ कॉलम 1 है और दूसरे का नंबर ऑफ रो क्या है 1 है, तो इक्वल है, यानी कि ए बी क्या है पॉसिबल है। अच्छा ए बी अगर पॉसिबल है तो ये मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, इसको भूल जाओ, ये जो था ना ये 1 और ये 1, मतलब इन बराबर को भूल जाओ, बचा क्या 3/3, यानी जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने का मिलने वाला 3/3 का मैट्रिक्स, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट मिलेंगे। अब ये यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम होगा कि अब ये इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। तो कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना है, जो मेरा बेसिक फंडा मैंने जो बताया है ना उसको फॉलो करना है। पहले 3/3 का मैट्रिक्स है तो हमें 9 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं पहला एलिमेंट पे आता हूँ, इसका पोजीशन पढ़ता हूँ। पोजीशन क्या है, पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, तो इसको चाहिए हमें, तो इसका पहला रो लूँगा और इसका पहला कॉलम कौन सा ये है, तो 1 × 1 कर दिया। इसको पढ़ो, इसका पोजीशन पढ़ो, इसका पोजीशन क्या है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है तो 2 × 1 कर लिया। ये क्या है थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो हमारा ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। समझ में आया कितना आसान है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बेसिक से चल रहा हूँ ताकि आगे जब जाओगे ना तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब जैसे इसका, तो इसका पोजीशन पहले पढ़ो, तो ये कौन से पोजीशन पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये है तो 1 × 2 कर दिया। ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का है तो सेकेंड रो 2 है और सेकेंड कॉलम 2 है तो 2 × 2 कर दिया। ये क्या है बताओ आप, तो इस पोजीशन पे निकालना है, यानी थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो ये ले लिया और सेकेंड कॉलम ये ले लिया तो 3/2 कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसे में इसका पोजीशन की बात करूंगा तो क्या होगा बताओ, ये क्या है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये ले लिया, थर्ड कॉलम 3 ले लिया तो 1 × 3 लिख दिया। ये क्या है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ले लिया, थर्ड कॉलम ले लिया तो 2 × 3। फिर ये कौन सा पोजीशन है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो हमारा कितना है 3 है और थर्ड कॉलम कितना है 3 है, तो 3 × 3 हो गया। अब इनको सोल्व कर दोगे 1 × 1 1 1 2 और 3, ये 2 4 6 और ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इसका ऑर्डर हमें 3/3 तो पहले से मिल चुका। अब मैं बी ए निकालूंगा, अभी मैंने ए बी निकाला था, अब मैं बी ए निकालूंगा, तो मैं बी ए लिख लूँगा। देखो बी लिख लिया और ए लिख लिया। अब यहाँ देखना ध्यान से, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम 3 है और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो 3 है, यानी इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो अब होगा तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इनको भूल जाओ, तो इनको भूलने के बाद क्या मिला 1/1, मतलब एक सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखो सिंगल एलिमेंट है तो एक ही रो और एक ही कॉलम, तो ये जो पहला रो है और ये पूरा पहला कॉलम है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो कितना मिला 14, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स मिला। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाला उसका ऑर्डर क्या है। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाला था उसका ऑर्डर कितना था
1/1 था, यानी एक रो होगा और एक ही कॉलम होगा, तो ये पहला रो का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखो यहाँ ए बी जो हमें मिला था ये 3/3 का मिला, यहाँ बी ए जो मिला वो कितना मिला 1/1 का, तो दोनों आपस में इक्वल हैं क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो, लेकिन उसमें तो 9 एलिमेंट है, इसमें 1 ही एलिमेंट है, तो इक्वल होने की कोई संभावना नहीं है। समझ में आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना सिंपल है कि आप बस मेरा बेसिक पढ़ा जो मैंने बताया है ना सीरियल वाइज, आप कोई भी वीडियो मेरा लेक्चर मतलब मिस मत करना, अगर मिस कर दियो तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप फिर से देख लो जितने बार देखना है। बस मेरा मकसद यह है कि आप लोगों को मैथ्स मतलब साइंस समझ में आना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन बाद फिजिक्स का भी क्लास चालू करूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का, तो आपको उसके भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको समय पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि फाइंड ए बी, मतलब मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, इफ ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ और बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ। अब देखो यहाँ ए का ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रो है 2 कॉलम है, बी का ऑर्डर क्या है 2/2, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे? तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/2 का मिलेगा। ठीक है भैया, ठीक है 2/2 का। तो अब मैंने ये पहला एलिमेंट पढ़ो, इसको कौन सा पोजीशन का एलिमेंट है, पहले रो का पहला कॉलम का, तो यानी पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहला रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 0 × 3 प्लस -1 × 0। ये कौन सा एलिमेंट है, पहले रो का, सॉरी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो सेकेंड रो कौन सा है 0 2 और फर्स्ट कॉलम क्या है 3 0, तो 0 × 3 प्लस 2 × 0। अब इसका पोजीशन क्या है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो ये हो गया 0 1 और सेकेंड कॉलम 5 0, तो 0 × 5 प्लस -1 × 0। इसको पढ़ो, तो ये कौन सा पोजीशन है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 5 प्लस 2 × 0। समझ में आया? तो इसको जब सोल्व किया तो हमें ए बी क्या मिला 0 0 0 0 0। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट 0 हो जाए उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि 0 मैट्रिक्स। अब देखो ए बी क्या था नल मैट्रिक्स नहीं था, 0 मैट्रिक्स नहीं था, और बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिल रहा नल मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई भी मैट्रिक्स क्या हो 0 हो। जैसे हम लोग नॉर्मली नंबर में बात करते हैं तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मान लो 0 है, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है 100% की एक नंबर क्या होगा 0 होगा। जैसे एक नंबर 6 लिया दूसरा नंबर 0 लिया तो 6 × 0 0 होता, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी आया जब एक नंबर क्या था 0 था, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें से एक मैट्रिक्स क्या हो 0 मैट्रिक्स हो। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो उसमें से क्या एक मैट्रिक्स 0 होगा, तो बोलना है जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। देखा ना आपने अभी ए और बी दोनों क्या थे नॉन जीरो मैट्रिक्स थे, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद क्या दे रहे हैं 0 मैट्रिक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स होते हैं उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या बोलता है ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको सी के साथ करो तो सेम आएगा जब बी और सी को साथ में मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि ए बी और बी सी तीनों आपस में क्या है मल्टीप्लिकेबल होने चाहिए। मल्टीप्लिकेबल मतलब वही कंडीशन पहला मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। समझ में आया? अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है ए बी प्लस सी, मतलब बी और सी को ऐड करके अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जब ए बी और बी सी का
मल्टीप्लिकेशन का जो सम होगा। अब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो, और इसको बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो फिर से जाके देख लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। तो अगर i इंटू ए करो या a इंटू आई करो तो उसके वैल्यू मैट्रिक्स में चेंज नहीं होती है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हूँ। एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास, सभी के पास होगा आई होप, तो आप उसमें से पूरे क्वेश्चन लगाना। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं पढ़ा देता हूँ उसके बाद अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे 100% क्वेश्चन बनेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं बने, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको प्रॉपर एक वीडियो बना के, जितने मिनट का भी वीडियो बनेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको फ़र्क नज़र आएगा कि कैसे। मैं तो 100% तो मैं बोलूँगा कि वो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 12 लिया है एनसीईआरटी का कि 3xy(z)w यानी 2/2 का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स 6x6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3 है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x y z एंड w की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले ये क्या है, एक मैट्रिक्स है और उसको ये स्केलर नंबर है 3। तो स्केलर नंबर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि जब कोई भी मैट्रिक्स को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर नंबर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3x 3y 3z 3w। अब ये देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और बीच में कौन सा साइन है, एडिशन का। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट इसके पहले रो के पहले कॉलम के साथ ऐड होगा। समझ में आया? तो इसको ऐड कर दिया मैंने, x प्लस 4 लिख दिया। इसी प्रकार 6 प्लस x प्लस वाई आ जाएगा। ये सेकेंड रो का पहला कॉलम सेकेंड रो के पहले कॉलम के साथ ऐड होगा, तो -1 प्लस z प्लस w, ये 2w प्लस 3। अब यहाँ देखना है, ये अब ये दो मैट्रिक्स मिल गया जो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनका ऑर्डर 2/2 है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल है। यानी पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट पहले रो के पहले कॉलम एलिमेंट के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ 3x जो है वो x प्लस 4 की इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। उसी प्रकार अगर 3y को मैं इससे इक्वेट करूँगा तो 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, 3y। तो अब x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 और प्लस 6 कितना हो गया, 8, और y को इधर ले जाएंगे तो 2y, तो y की वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब z को इक्वेट करो तो 3z बराबर मैं लिख सकता हूँ z प्लस w माइनस 1, 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। उसी प्रकार इसको ऐड करो, 2w इज इक्वल टू 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो 3w इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 2w प्लस 3। तो ये 2w इधर आ गया तो w इज इक्वल टू कितना मिला, 3। यहाँ w की वैल्यू पुट करेंगे तो z निकल जाएगा। तो इस तरह से x y z तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस इसमें क्या है कि जो मैं पढ़ाया हूँ थ्योरी उसको समझना है। तो मैंने ये सब पढ़ाया है कि कोई भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा। फिर दो मैट्रिक्स के एडिशन भी हमने पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखना, उसमें आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। देखो एफ ऑफ एक्स, मैंने मैट्रिक्स जब पढ़ाया था तो बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर एरे होता है किसका, एलिमेंट या फिर फंक्शन का। तो अभी तक तो हम लोग एलिमेंट देख रहे थे, अब फंक्शन लेते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। यह है। फिर प्रूव बोल रहा है कि सो डैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब जो फंक्शन एक एक्स के टर्म में और फंक्शन वाई के टर्म में है,
इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फंक्शन x प्लस वाई के टर्म में मिलेगा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स लिखूँगा। तो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं एफ ऑफ वाई निकालूंगा। तो देखो अगर यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x रहता। अगर यहाँ मैंने y कर दिया तो जहाँ जहाँ y x था वहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखो cos x cos y बन गया, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, 0 0 1 तो वही रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स जो है साइन वाई और cos x जो है cos y बन गया। अब मैं LHS को लिया हूँ। LHS क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ लिख दिया, एफ ऑफ वाई मैंने यहाँ लिख दिया। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। देखो कितना कितना रोल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका भी ऑर्डर कितना है 3/3, इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, इसका नंबर ऑफ रो कितना है 3। तो आपस में इक्वल है, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 3/3 का मिलेगा। तो अब ये पहला एलिमेंट लिखना है। पहला एलिमेंट को क्या पढ़ेंगे, पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट। तो पहले रो का पहला कॉलम के एलिमेंट के लिए पहला रो ये है पहला रो, और ये है पहला कॉलम। तो पहले कॉलम के साथ पहले रो को मल्टीप्लाई करो तो cos x इंटू कॉस वाई लिख दिया, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 इंटू 0 तो 0 ही हो गया। अब ये एलिमेंट लिखना है भैया, समझना ध्यान से। इस एलिमेंट को लिखने के लिए मैं क्या बोलूँगा, इसको क्या पढ़ूंगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो ये है मेरा, है ना, बोलो है कि नहीं है, ये सेकेंड रो है और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0, तो ये हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है हमारा, बोलो, और थर्ड फर्स्ट कॉलम ये है। तो 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0, तो ये 0 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखना, अब उसी प्रकार ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। तो इसका पोजीशन पढ़ो, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो मेरा कौन सा है, ये है। सेकेंड कॉलम कौन सा है, ये है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस cos x इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, और 0 तो 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब हम लोग निकाल लेंगे। इसको निकालेंगे क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो ये है मेरा और थर्ड कॉलम ये है, तो ये 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो क्या आ रहा, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देखो माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो मैं कॉमन ले लिया माइनस। तो क्या मिला, cos x साइन वाई प्लस साइन एक्स cos y, ये 0 के 0 रहने दो। यहाँ साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई, माइनस माइनस साइन यहाँ से भी अगर मैं कॉमन ना लेके इसको पहले लिख दूँ तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 0 1। अब देखो इस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, यानी cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इतना को मैं cos x प्लस वाई लिख दिया। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई। तो मैंने ये माइनस साइन बाहर है तो बाहर माइनस साइन लेके माइनस साइन एक्स प्लस वाई लिख दिया, ये 0। और इसी प्रकार साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई होता है। और cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है, cos x प्लस वाई होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो वहाँ पे फंक्शन क्या था, x के टर्म में था, cos x माइनस साइन एक्स cos x ऐसा था। लेकिन यहाँ किस के टर्म में आ रहा, x प्लस वाई के टर्म में आ रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन जो है x प्लस वाई का फंक्शन है। तो यही तो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का फंक्शन होना चाहिए। ये हमने प्रूव कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब आप सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका कंडीशन क्या है। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद वो मैट्रिक्स क्या मिलता है हमें।
ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसको एलिमेंट को ए आई जे एम क्रॉस एन यानी एम नंबर ऑफ रो और एन नंबर ऑफ कॉलम है। तो मैट्रिक्स का अगर हम लोग रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दें आपस में तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज। मतलब कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोज। तो ये एक मैट्रिक्स था ए आई जे एम क्रॉस एन। अब मैं ए डैश कहने का मतलब ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। तो देखो जे क्या था, कॉलम में था, वो रो बन गया, और आई क्या था, रो में था, तो अब कॉलम बन गया। अब जे नंबर ऑफ कॉलम कितना था, यहाँ पे एन था, तो ये अब रो बन गया, और नंबर ऑफ कॉलम रो जो था वो एम था, वो कॉलम बन गया। यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना ही क्या कहलाता, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो देखो 2 3 5 अभी कहाँ पे है, वो रो में है, यानी फर्स्ट रो में, उसको फर्स्ट कॉलम बना दो तो 2 3 5। ये 6 7 8 क्या है, फर्स्ट रो में है, उसको सॉरी सेकेंड रो में है, तो उसको सेकेंड कॉलम बना दिया मैंने 6 7 8। ये कौन से में है, थर्ड रो में है, तो इसका थर्ड कॉलम बना दिया। तो रो सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, यानी रो को कॉलम में चेंज हुआ। तो देखो कॉलम जो था 3 7 2 वो रो बन गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रो को कॉलम या कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ही क्या कहलाता, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसको ए डैश से डिनोट करते हैं। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब उसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को अगर दोबारा से ट्रांसपोज करते तो हमें फिर से मिल जाए वही मैट्रिक्स मिलेगा। एकदम सिंपल चीज़ है। एक बार ट्रांसपोज किया यानी रो को कॉलम में चेंज किया, और फिर से अगर उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका फिर से जो कॉलम बना तो रो बन जाएगा, यानी वही मैट्रिक्स मिलेगा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो किसी कांस्टेंट नंबर या यानी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये के बाहर आके उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज का सम होगा। देखो इंडिविजुअल मतलब पहले ए का ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो हमें वही मिलेगा जब ए और बी को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो। फिर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्या बोल रहा है कि ए बी को मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दो ए बी, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो तो हमें क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ देखना मैंने ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिखा, यहाँ मैंने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसका स्पेसिफिक मीनिंग है, ऐसा नहीं कि तुम लोग ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था ना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ए बी का ट्रांसपोज जो रहेगा वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। अब इसको प्रूफ कर भी सकते हैं, तो प्रूफ करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखना ध्यान से समझो। एक मैट्रिक्स लिया ए, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है और एक कॉलम में, तो 3/1 हो गया। एक मैट्रिक्स लिया है हमने बी, इसका एक रो है और 3 कॉलम है तो 1/3 हो गया। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालना चाहूँगा, तो ए लिख लिया 3/1 और बी लिख लिया 1/3। अब देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो की इक्वल है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स हमें कितने का मिलना है, 3/3 का। अब मल्टीप्लाई करो तो ये कौन सा एलिमेंट है, पहले रो का पहला कॉलम, तो पहला रो हमारा ये है, पहला कॉलम ये है, तो -2 इंटू 1 कितना हुआ, -2। अब ये निकालो, ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम में है, तो 4 1 जा 4। ये पोजीशन निकालना है, ये पोजीशन बताओ क्या होगा, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो 5 है, फर्स्ट कॉलम 1 है, तो 5 1 जा 5। ऐसे सिमिलरली कोई भी एलिमेंट निकालो, मान लो ये निकालना है, तो ये थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, तो 5 3 जा कितना होगा, 15 होगा। अब मान लो ये निकालना है, ये कौन सा पोजीशन का है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो हमारा क्या है 4 है और थर्ड कॉलम कितना है -6, तो 4 इंटू -6 -24 हो गया। तो ये मैंने ये भी निकाल लिया।
अब ये बी निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। देखो LHS में यही है ना, पहले ए बी निकाल के उसका ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में चेंज करो। तो ये रो था -2 -6 12, तो इसको कॉलम में चेंज किया तो -2 -6 12। ये है 4 12 -24, तो ये 4 12 -24। ये क्या 5 15 -30, 5 15 -30, तो ये मैंने ए बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ और बी का ट्रांसपोज। तो मैंने बी का ट्रांसपोज निकाल लिया और ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो इनका ऑर्डर क्या है, 1/3 है, 3/1 है, और इनका 1/3, यानी इसका कॉलम जो है इसके रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ऑर्डर क्या मिलेगा हमें, 3/3 का। तो अब ये पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो 1 × -2। ऐसे ही सिमिलरली कोई भी एलिमेंट निकाल सकते, जैसे ये 12 निकालना है, तो क्या सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम 4 है, तो 3 4 जा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो जो ए बी का ट्रांसपोज आया था वो भी हमारा इतना ही आया था, -2 4 5। तो देखो -2 4 5 आया। तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब पढ़ते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो मान लो कि एक ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे रोल आ रहा है, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें बोला था कि टाइप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे के लिए। तो देखो यहाँ लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता हो जाना चाहिए कि ऐसे मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसे स्क्वायर। तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए, यानी ए ट्रांसपोज बराबर ए मिले तो उसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसको रो को कॉलम में चेंज किया तो √3 2 3, फिर इसको रो को कॉलम में चेंज करो 2 -1 5। तो देखो सेम मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यानी कि जब किसी भी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे जब ए का ट्रांसपोज जो है वो -a आए। कैसे, एक मैंने मैट्रिक्स लिया 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 3। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका मैं ट्रांसपोज लिया तो देखो 0 पहले रो में था, उसको पहला कॉलम बना दो 0 फिर -EOG सेकेंड रो में था, उसको सेकेंड कॉलम बना दो, -F -G और 0 थर्ड रो में था, इसको थर्ड कॉलम में बना दिया। अब यहाँ से देखो -1 कॉमन ले लिया तो सभी एलिमेंट से कॉमन हो जाएगा, तो 0 ई बचेगा, ई बचेगा, EF बचेगा, ये -E 0 और ये G बचेगा, ये -F -G और ये 0 बचेगा, और ये माइनस साइन आ गया। अब इस एलिमेंट को, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए का ट्रांसपोज बराबर -a, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ कि जब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद हमें सेम मैट्रिक्स मिले, -a मिले, तो उसे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब पहला थ्योरम पढ़ते हैं। इसमें पहला थ्योरम क्या बोल रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसे हम लोग विथ रियल नंबर एंट्री, मतलब उसमें एंट्री रियल नंबर है, तो उसको a + a' जो रहता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और a - a' जो रहता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये थ्योरम है। अब देखो थ्योरम और लॉ में डिफरेंस क्या होता है वो समझना। थ्योरम और लॉ में क्या डिफरेंस होता है, तो थ्योरम और लॉ में ये डिफरेंस होता है, थ्योरम और लॉ में ये डिफरेंस होता है कि लॉ जो रहता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, तो उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थ्योरम जो है वो लॉ की मदद से प्रूव कर सकते हैं। तो अब हमने ये पढ़ा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ये है तो उसे हम लोग
में ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक होगा हमेशा, और ए माइनस ए डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब ये थ्योरम है तो इसे मैं प्रूव कर दूंगा। तो मान लो एक बी मैट्रिक्स ले लिया, उसको बोल दूंगा कि ए प्लस ए डैश है। अब इसे हमें क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वही आएगा। तो मैंने एक बी मैट्रिक्स ले लिया, अब इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। अगर हमें फिर से बी मिल गया तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने बी का ट्रांसपोज किया तो ए प्लस ए डैश का होल का ट्रांसपोज किया। अब मैंने देखो ये ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि दोनों का ट्रांसपोज हो जाता, तो ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए का ट्रांसपोज और ये देखो ए का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स मिला। देखो मैंने बी का ट्रांसपोज किया और वो फिर से बी के बराबर हो गया। इसका मतलब बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी प्रकार हमें प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स सी मान लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। अगर वो माइनस सी के बराबर आ गया तो मैं बोलूँगा कि क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए माइनस ए डैश है, उसका होल का ट्रांसपोज किया। अब ए डैश और यहाँ क्या आ रहा है? माइनस ए का ट्रांसपोज ए आएगा 2 बार करने पे। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? ए माइनस ए डैश बचा, और ए माइनस ए डैश मैंने क्या एज्यूम किया था? सी। तो देखो सी डैश का मतलब सी डैश जो है सी ट्रांसपोज जो है माइनस सी आ रहा है, यानी ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो समझ में आया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग में ए प्लस ए डैश जो रहता है, ए प्लस ए डैश जो रहेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जबकि ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आया? अब थ्योरम सेकंड पढ़ते हैं। थ्योरम सेकंड क्या बोलता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने क्या बोला कि कोई भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, ए प्लस ए डैश अभी हमने प्रूव कर लिया वो क्या होते हैं? सिमेट्रिक। और ए माइनस ए डैश क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। और 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको मैं बोल सकता हूँ कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ 2 सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब कोई ये पूछेगा कि ये जो है इसके बराबर कैसे हुआ? तो देखो यहाँ 2 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ है और हाफ है मिलके फुल है, यानी ए बन गया। और देखो हाफ ए ट्रांसपोज और माइनस है हाफ ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, तो ये के बराबर होगा। तो और ए प्लस ए डैश हमने पढ़ लिया अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया। यही थ्योरम बोलता है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि ए को हम लोग एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या है? ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ। अब हमें इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में रिप्रेजेंट करना। तो मान लो कि मैं ए को पी प्लस क्यू लिख दिया, तो ये सम ऑफ एक सिमेट्रिक और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया। अब मैं जानता हूँ कि पी का वैल्यू क्या है? 1/2 ए प्लस ए डैश, और ए प्लस ए डैश को मैं सिमेट्रिक प्रूव कर चुका हूँ। तो अब ए ले लिया और उसका ट्रांसपोज कर दो। उसका ट्रांसपोज करने के बाद दोनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 2 4 हो गया, -2 और -1 -3, -4 और 1 तो -3 हो गया। ये 3 और 3 कितना हुआ? 6। ये -3 कितना हुआ? -6। अब देखो ये मैट्रिक्स मिल गया। अब 1/2 इधर है, तो 1/2 स्केलर नंबर है, इस सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 इंटू 4 कितना बनेगा? 2 बनेगा। ये -3 इंटू 1/2 -3/2, ये -6 क्या बनेगा? -3 हो जाएगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। अब इसको क्यू निकालना है। क्यू क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए ए माइनस ए डैश। तो ये लिख दिया माइनस साइन करके ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? इस पहले रो को पहला कॉलम बना दो, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 में से 2 गया 0 बचा, -2 में से -1 गया तो -1 बचा, -4 में से
1 गया तो -5 बचा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो देखो ये P निकल गया और Q निकल गया, तो P और Q निकल गया, तो यही हम दोनों को लिख सकते हैं। जो A को लिखना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो P का वैल्यू और Q का वैल्यू रख दो तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा मैट्रिक्स में, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि बहुत ही समझने वाली चीज़ थी। फिर हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा कि रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ट्रांसपोज कहलाता। फिर मैंने ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज पढ़ा। फिर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिले तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस पर कुछ हमने 2-3 क्वेश्चन किए। अब आपका क्या है काम कि कोई भी बुक से जितना मैंने टॉपिक पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन लगाना, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि लोग जिनको मतलब मैथ समझ में नहीं आता, फिजिक्स समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और ये अभी लॉकडाउन के समय में जब स्कूल्स वगैरह सभी बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद है, तो उसमें क्या है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा क्लास 12th का। तो आप मेरा वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं जल्दी 3rd लेक्चर इसका लाऊंगा, जो कि मतलब मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। तो उसके बाद मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।